आदाब दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है और 15 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम, जिसमें हम बात करेंगे ईरान की, जिसमें हम बात करेंगे लेबनान और गजा की, और हम बात करेंगे इजराइल की। और आज की खबरें जो हैं, इन्हीं सब जगहों को लेकर के जो उथल पुथल मची है उसी को आपके सामने रखूंगा। जहां इजराइल पूरी तरीके से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, तो ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल जैसे भी हमले करेगा उसे उसी की हिसाब से जवाब दिया जाएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद भारी बवाल है। इजरायली मुजाहिराना की बढ़ती हुई भीड़ नेतन्याहू की हुकूमत और उनकी सियासी पॉलिसियों के खिलाफ गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रही है। कैसरिया वाक़े उनके घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद से लोगों में इजराइल की सिक्योरिटी इंतजामात पर शदीद सवाल उठाए जा रहे हैं। मुजाहिरीना का कहना है कि नेतन्याहू की हुकूमत मुल्क की सलामती और अवाम की हिफाजत में नाकाम हो रही है। ये मुजाहिरीना लंबे अरसे से नेतन्याहू की सियासत और उनके फैसलों से नाराज है, और आज का वाकया उनके गुस्से को और भड़काने का बाइस बनाना है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सऊनी दस्ते और रोकने के लिए मुस्तैद हालात काफी कशीदा हो गए हैं, और अंदेशा है कि एहतजाज और बढ़ सकता है नेतन्याहू के खिलाफ में। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां इजराइल का पत्रकारों पर हमला जारी है। अनस अल शरीफ की ताज़ा तस्दीक एक दर्दनाक हकीकत को फिर से उजागर करती है, जो फलस्तीनी अवाम के लिए आम हो गई है। उनके चाचा का पूरा घराना, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, इजरायली हमलों की बेरहम बमबारी का शिकार हो गए हैं। ये वाकया सिर्फ एक और शहादत की कहानी नहीं है, बल्कि उस तसलसल का हिस्सा है जिसमें इजरायली फलस्तीनियों के खिलाफ अपनी बेजुबान ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यह दर्द इजराइल की उन नीतियों का नतीजा है जो फलस्तीनी अवाम के लिए सिर्फ मौत और तबाही लेकर आई है। मासूम बच्चों की शहादत उन खौफनाक हकीकतों का हिस्सा है जो हर दिन फलस्तीनी खानदानों के लिए कयामत साबित हो रही है। अनस अल शरीफ का दर्द हर उस फिलिस्तीनी का दर्द है जो इस जुल्म और सितम के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। हिजबुल्लाह का इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद रौश पिना के इजरायली इलाके में आग ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है, जिसके इलाके के रिहायशी तिजारती इमारतों को भी खतरा हो गया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। आग बुझाने के साथ साथ वहां मौजूद लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। इलाके में इस ताज़ा हमले में सूरत हाल को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है, और हुकूमत के सिक्योरिटी दारों की निगरानी राहत के काम में लगातार जारी है। वहीं बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। हिजबुल्लाह का इजरायली फौज पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के मिसाइलों ने शेबा हाइट्स में इजरायली फौज की हरकतों को निशाना बनाया है। ये हमले इजराइल के लिए एक नया चैलेंज साबित हो रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह की तरफ से ये ताज़ा हमले इजरायली फौज पर भारी पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली दस्तों की शीबा हाइट्स में मौजूदगी और उनके मूवमेंट पर हिजबुल्लाह के मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया है। इस हमले ने इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी को मुश्किल में डाल दिया है, और हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत का एक और सबूत पेश किया गया है। दोस्तों, इलाके में तनातनी बढ़ गई है और दोनों तरफ से जंगी हालात और संगीन होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। ईरान पर हमला करने की तैयारी इजराइल ने पूरी कर ली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस हमले को सीधे तौर पर ईरान से जोड़ते हुए एक सख्त और संगीन जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
यरूशलम पोस्ट के हवाले से मिली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह ने ईरान के हुक्म पर यह कोशिश की जिससे वजीर आजम नेतन्याहू की जान को खतरा पैदा हो गया। इजराइल की हुकूमत और फौजी हलकों में इस मसले को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही है और ईरान पर सीधे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान की सरपरस्ती में हिजबुल्लाह की यह कार्रवाई साजिश का हिस्सा है और इजराइल इस पर चुप नहीं बैठेगा। इलाके में सूरत हाल पहले से ही बहुत नाजुक है और इस हमले के बाद हालात और भी ज्यादा कशीदा हो गए हैं। इजरायली अवाम और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस जवाबी कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार कर रही है क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल जल्द ही एक बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान के ऊपर। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने माना है हिजबुल्लाह का लोहा। साबिक इजरायली फौजी तर्जुमान रोनेन मेनेलिसी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह ने चंद दिनों के अंदर हमारे कई सिपाहियों को हलाक कर दिया है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों ने इजरायली फौज के लिए एक नया खतरा पैदा किया है। मेनेलिस ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले अब और ज्यादा ताकतवर और मुनज्जम हो गए हैं जिसकी वजह से इजराइल को जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इजरायली अवाम और हुकूमत से अपील की है कि इस नई सूरत हाल में फौजी इक़्तिमाद और दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत किया जाए ताकि हिजबुल्लाह के हमलों का मुनासिब जवाब दिया जा सके। मेनेलिस के इस बयान ने इस्राएली समाज में तशवीश और गम का माहौल पैदा कर दिया है क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों से पैदा होने वाले हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं कि मस्जिद अल अक्सा पर यहूदियों ने हल्ला बोल दिया है। आज एक बार फिर से यहूदी सेल्टर्स ने मस्जिद अल अक्सा के सहन पर धावा बोला है जो मुसलमानों के लिए बेहद अहम और मुकद्दस जगह है। काबिज फलस्तीनी इलाके में ये घटनाएं एक आम बात बन चुकी है जहां सेल्टर्स मुसलमानों के मुकद्दस मक़ामात की बेहुरमती कर रहे हैं। सेल्टर्स की इन यलगारों को इस्राएली अफवाज की मदद हासिल होती है जिससे फिलिस्तीनी मुसलमानों के गुस्से और नाराजगी में इजाफा हो रहा है। ये हरकतें फिलिस्तीनी अवाम के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उनके मुल्क के काबिज होने के दर्द को भी गहराती है। मस्जिद अल अक्सा जो इस्लामी दुनिया में तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम माना जाता है, इन धक्के के हमलों की वजह से खतरे में है। फलस्तीनी अफराद और मुस्लिम दुनिया बार बार इस मसले पर एहतजाज कर रही है मगर इन हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं आठवीं खबर की तरफ। अलकायदा की हमास से अपील की गई है। अलकायदा का हमास से बंधकों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। मिडल ईस्ट की सियासी सूरत हाल में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दोनों तंजीमें मजहबी नज़रियात और मकासद में मुख्तलिफ होने के बावजूद इस तरह की दरख्वास्त करना काफ़ी हैरान करने वाला है। ये पेशरफ्त इस बात की निशानी है कि मिडल ईस्ट की तहरीकात में अंदरूनी इख्तलाफात और नए तजावीज़ उभर सकते हैं। इसराइल के लिए यह दिलचस्प है कि अलकायदा जैसी तंजीम जो अक्सर तशद्दुद और अफरा तफरी फैलाने के लिए मशहूर है, अब बंधकों की रिहाई का मुतालबा कर रही है। इस वाक़े से मुमकिन है कि इजराइल और फिलिस्तीनी तहरीक के दरमियान रिश्तों में नए इक़्तिमाद पैदा हो। यह देखना दिलचस्प होगा कि हमास इस मुतालबे पर क्या जवाब देता है और क्या ये उनके मंसूबे में कोई तब्दीली लाता है। साथ ही ये सूरत हाल इजराइल, हमास और मिडल ईस्ट के दिगर ममालिक के दरमियान मजीद तनातनी का बाइस भी बन सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अलकायदा पैरवी कर रहा है इजराइल की
वहीं 9वीं खबर आप देख सकते हैं कि फलस्तीन का बहादुर मुजाहिद याह्या सिनवार को टैंक से फायरिंग की गई, मगर वो डटे रहे। उसके बाद भी उन पर एक मिसाइल से हमला हुआ, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर एक खुदकुश ड्रोन ने उन पर वार किया, मगर वो जज्बाए जंग नहीं छोड़ते हुए जख्मी हालात में भी आखिरी वक्त तक अपने खाफिया पहने हुए जंग करते रहे। उनका ये जज्बा और हिम्मत उन्हें हकीकी हीरो बना देती है, जो अपने मुल्क और अवाम के हक के लिए आखिरी तक लड़ते रहे। वहीं 10वीं खबर आप देख सकते हैं कि बेरूत पर बमबारी जारी है। इजरायली अफवाज ने बेरूत के जनूबी इलाके में हवाई हमले किए हैं, जिनमें हदात और हैरत हरईक के इलाकों को निशाना बनाया गया। एक हमले में अल हसनैन मस्जिद के करीब एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इजरायली जंगी जहाजों ने आज सुबह हारत हरईक में एक और नया हवाई हमला किया। गौरतलब है कि इजरायली ड्रोन और जंगी जहाजों ने शनिवार को 11 से ज्यादा लगातार हवाई हमले किए, जिनका निशाना बेरूत का जनूबी इलाका और इसके इर्द गिर्द के मकामात थे। इन हमलों में हरात हरईक, बुर्ज अल बर्जने और शुएफात इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें से कई इमारतें जमीन बोस हो गईं। ये हवाई हमले फलस्तीनी अवाम और फलस्तीनी हक के लिए जद्दोजहद कर रहे मुजाहिदीन पर बढ़ते हमलों का हिस्सा में देखा जा रहा है। वहीं 11वीं खबर आप देख सकते हैं कि लेबनान में शहीदों की संख्या बढ़ गई है। इजराइल की तरफ से लेबनान पर जारी बर्बर हमलों में हालात और संगीन हो गए हैं, जिससे मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों पर गहरा असर पड़ गया है। 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजरायली हमलों के बाद से मरने वालों की तादाद 2448 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या 11,431 हो चुकी है। वहीं ये जंग, जिसमें आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है, लेबनान की आवाम के लिए एक बड़े इंसानी बुहराना का सबब बन गई है। इन हमलों की वजह से पूरे मुल्क में खौफ और तबाही का माहौल पैदा हो गया है। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि इराक ने इजरायली अड्डों पर हमला किया है। जी हां, इस्लामी मक़ामात इराक के मकबूजा सीरियाई गोलान में एक अहम निशाने पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें फलस्तीनी और लेबनान के अवाम और उनकी मुकाबलत तहरीकात के समर्थन में अंजाम दिया गया है। इराकी मक़ामात ने यह कहा कि इस कार्रवाई को कब्जे के खिलाफ अपनी जद्दोजहद का हिस्सा बताया और कहा कि यह इजराइल की औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ किए गए कत्ले आम का जवाब है। बयान में यह भी दोहराया गया कि इजराइल के दुश्मन अड्डों पर उनके हमले मजीद तरीके से जारी रहेंगे। इराकी मक़ामात ने मकबूजा सीरियाई गोलान और मकबूजा हाइफा और अल रशरश में कई अहम और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें से एक ऑपरेशन हिजबुल्लाह के शहीद रहनुमा सैयद हसन नसरल्लाह और हमास के शहीद रहनुमा याह्या सिनवार के नाम मंसूब किया गया है, जो कि यह बताया गया। वहीं आप 13वीं खबर देख सकते हैं कि गजा में कत्लेआम के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। दोस्तों, फलस्तीनी इस्लामी जिहाद तहरीक ने यह बताया है कि उत्तरी गाजा में इजरायली निजाम के कत्ले आम के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि वॉशिंगटन इजराइल को तबाही के हथियारों की फरहमी करता है। अलमायदीन न्यूज नेटवर्क और रविवार को जारी एक बयान में इस्लामी जिहाद ने साफ तौर पर कहा कि गजा में नए इजरायली जुर्मात उन मंसूबों का हिस्सा है जिसका मकसद इस इलाके में जिंदगी को तबाह करना है। इस काबिज निजाम ने लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी शहरियों को उत्तरी गाजा में घेर लिया है। जानबूझकर अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है और सड़कों और खेमों में लोगों को मार दिया जा रहा है। इस इलाके में इजरायली निजाम की जानिब से किया गया नरसंहार दुनिया की आंखों के सामने पिछले साल किए गए जुर्मात से भी बढ़कर है। तहरीक ने कहा कि इस्लामी जिहाद ने यह भी कहा कि इजराइल उन शहरियों को इज्तिमाई सजा दे रहा है जो काबिज ताकतों को अपनी जमीन देने से इनकार करते हैं। अमेरिकी हुकूमत इस जंग को चला रही है और इजराइल को तमाम तरह के तबाही के हथियार मुहैया करा रही है। इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत सियासी और फौजी पर्दा डालने का काम करती है
اور ان جایونی جرم کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر ہے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ شنیوار کی رات اسرائیل نے اتری غزہ کے بیت لحیہ پر شدید ہوائی حملے کیے، جس میں فلسطینی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کم سے کم 73 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے، اور موت کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے کیونکہ کئی زخمی افراد کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ وہیں آپ 14ویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اگر منصوبہ بنا لیا ہے، نیت کر لی ہے ایران پر حملے کی، تو ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغاچی نے کہا ہے کہ تہران اسرائیل کی کسی بھی حملے کا مناسب جواب دے گا۔ اسرائیل کے قبضے والے تمام علاقوں میں اپنے نشانے پہلے سے ہی طے کیے گئے ہیں۔ ہم نے اسرائیل کے سبھی نشانوں کی پہچان کر لی ہے اور اسرائیل کو ایران پر کسی بھی حملے کا مناسب جواب ملے گا۔ ارغاچی نے ترکی ٹی وی چینل NTV کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ شنیوار کو پرکاشت ہوا۔ ارغاچی جو شکروار اور شنیوار کو ترکی میں کوکس میں علاقائی ٹاؤن پر ہونے والی وزیروں کی بیٹھک میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر کوئی بھی حملہ اسلامی جمہوریوں کے لیے ایک لال ریکھا ہے۔ ہمارے لیے ایران پر کوئی بھی حملہ لال لکیر کو پار کرنے کے برابر ہے۔ ہم ایسے کسی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کی نیوکلیئر تنظیمات پر یا کسی ایسے حملے کا ضروری جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ارغاچی نے یہ بھی بتایا کہ ایران امریکہ کو اسرائیل کا حلیف سمجھتا ہے، کیونکہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں اپنے جرموں کو امریکی ہتھیاروں سے انجام دے رہا ہے۔ ہمارے لیے امریکہ جایونی نظام کا حلیف ہے، اور اگر علاقے میں بڑی جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکہ بھی اس میں کھنچ جائے گا، جو عام بالکل نہیں چاہتے ہیں۔ ارغاچی نے صاف طور پر اضافہ کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو بخشیں گے نہیں۔ وہیں آخری اور 15ویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ حماس نے مسلم دیشوں کو لتاڑا ہے۔ فلسطینی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشیق نے غزہ کے شمالی علاقے میں جایونی نظام کے نئے جرم کی شدید مذمت کی ہے اور مسلم ممالک کی ان جرموں کے خلاف خاموشی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر اسرائیل کے مفادات کو جوابی کارروائی سے لگاتار خطرے میں ڈالا جاتا ہے تو اسرائیل کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ شمالی غزہ کے بیت لحیہ میں یہ جرم کرے۔ الرشیق کا کہنا تھا کہ جایونی نظام ایک وحشی جانور کی طرح برتاؤ کر رہا ہے اور اس کی وحشت اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک سخت چوٹ نہ پہنچے۔ حماس کے ایک اور رہنما خلیل الحیہ نے بھی بیت لحیہ میں اسرائیلی جرموں پر شنیوار کی رات اپنا رد عمل دیا اور ان حرکتوں کو آدھونک ناجی واد کی مثال قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے نرسنگھار اور جرموں کا کوئی حساب نہیں چھوڑا ہے، جس کی تصویر لگاتار لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔